हेलो एंड वेलकम टू लर्न एंड मूव। आज मैं लेकर आया हूँ एनसीईआरटी क्लास 6 हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। आखेट का मतलब होता है शिकारी। तो शिकार खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक का जो मानव का सफ़र है उसे इस चैप्टर में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आरंभिक मानव आखिर वो इधर उधर क्यों घूमते थे। तो इस महाद्वीप में मानव 20 लाख साल पहले से ही रहा करते थे और उसको हम आज आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जानते हैं। उसको ये नाम क्यों दिया गया, उसका जो ये नाम दिया गया वो जो भोजन को जमा करने का जो उसका तरीका था उसके आधार पर दिया गया। वो भोजन को जमा कैसे करते थे, या तो वो भोजन के लिए जंगली जानवर का शिकार किया करते थे, मछली या चिड़िया पकड़ते थे, इसलिए उसे आखेटक शिकारी कहा गया। वो फल मूल दाने पौधे पत्तियां और अंडा इकट्ठा करते थे, इसीलिए उसे खाद्य संग्राहक भी कहा गया। अब इसमें है कि आखेटक खाद्य संग्राहक इस समुदाय के जो लोग थे वो एक जगह से दूसरे जगह क्यों घूमते रहते थे। तो इसका बहुत सारा कारण है। पहला कारण है कि यदि वो एक ही जगह पे ज़्यादा दिन तक रहते तो वहाँ के जो आसपास के पौधे फल या जानवर को खा के समाप्त कर देते थे, इसलिए उसको भोजन की तलाश में दूसरे जगह पे जाना पड़ता था। और सेकंड कारण इसका यह है कि वो जो जानवर का शिकार करते थे और वो जानवर अपने शिकार के लिए फिर हिरन या फिर मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरे जगह चला जाया करते थे, तो उस जानवर का शिकार करने के लिए मानव भी उसके पीछे पीछे चला जाया करता था। और तीसरा कारण यह है कि जो पेड़ पौधे हैं वो अलग अलग मौसम में फल फूल देते हैं, इसलिए लोग ऐसे जगह को खोजते थे जहाँ पर कि फल फूल सारा अवेलेबल हो, इसलिए वो मौसम के हिसाब से भी घूमते थे। चौथा कारण है कि बहुत सारी नदियाँ ऐसी होती थी जो गर्मी के दिनों में सूख जाती थी, तो पानी के बिना किसी भी प्राणी या पौधे का जीवन रहना संभव नहीं होता है, इसलिए वो क्या है कि पानी की तलाश में एक जगह से दूसरे जगह तक जाना पड़ता होगा। ये हो गया 4 कारण जिस कारण से कि उनको एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था। नेक्स्ट पॉइंट है आरंभिक मानव के बारे में जानकारी कैसे मिलती है। तो पुरातत्वविदों को कुछ ऐसा वस्तु मिला है जिसका निर्माण और उपयोग आखेटक खाद्य संग्राहक वाले लोग उस समय क्या करते थे। यह भी पॉसिबल है कि लोग अपने काम के लिए पत्थर लकड़ी या फिर हड्डी के औजार बनाए होंगे और यही सारे औजार अभी भी बचे हुए हैं। इनमें से कुछ औजार का उपयोग वो फल फूल काटने, हड्डी और मांस को काटने, पेड़ों की छाल काटने, जानवरों की खाल उतारने के लिए किया करते थे। साथ ही कुछ हड्डी या लकड़ियों में मुट्ठे लगाकर उसे भाला और बाण जैसा हथियार भी बनाया जाता था। कुछ औजारों से लकड़ियाँ काटी जाती थी और जो लकड़ी काटते थे उसका उपयोग ईंधन के साथ साथ झोपड़ी बनाने और औजार बनाने में भी किया जाता था। अभी नेक्स्ट है रहने की जगह निर्धारित करना। यहाँ पर एक मैप दिया हुआ है। इस मैप में कुछ पुरास्थल है जहाँ पर कि पहले आखेटक खाद्य संग्राहक रहा करते थे। बुरझौं, मेहरगढ़, भीमबेटका सभी पुरास्थल हैं। और ये चूँकि पत्थर का उपकरण उस समय बहुत महत्वपूर्ण हुआ करता था, इसलिए उस समय लोग ऐसे जगह पर रहना पसंद करते थे जहाँ कि उसको आसानी से पत्थर मिल सके। अभी यहाँ पे भीमबेटका एक जगह का नाम है जो कि अभी के मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर एक पुरास्थल है जहाँ पर कि गुफा और कंदरा मिला है। ये लोग उस समय के जो लोग होते थे वो गुफाओं में इसलिए रहते थे कि ताकि वो बारिश धूप या हवा से बच सके। अभी नीचे देखते हैं। नीचे पुरास्थल किसे कहते हैं। पुरास्थल उस स्थान को कहते हैं जहां औजार बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिलते हैं। तब पूरा मतलब होता है प्राचीन और स्थल मतलब जगह। ऐसा पुराना जगह जहां पर कि पिछले मानवों का अवशेष मिलता है उसे पुरास्थल कहा जाता है। अभी नेक्स्ट है आग की खोज। तो मैप में करनूल की गुफा खोजने के लिए बोल रहा है। यहाँ पर आग का अवशेष मिला था। करनूल की गुफा है जहाँ पर कि आग का अवशेष मिला था। तो इसका मतलब ये है कि जो आरंभिक लोग थे उन्होंने आग को जलाना सीख लिया था।
वो आग का प्रयोग या तो प्रकाश के लिए करते होंगे, या मांस भूनने के लिए, खतरनाक जानवरों को दूर भगाने के लिए, इन सभी के लिए वो आग का प्रयोग किया करते थे। नाम और तिथियाँ, इसके अंदर हम समझेंगे पूरा पाषाण काल क्या होता है, मध्य पाषाण काल क्या होता है, नव पाषाण काल क्या होता है। इसे समझने के लिए हम एक पेज का सहारा लेते हैं। नाम और तिथियाँ, इसके अंदर हम समझेंगे कि नव पाषाण काल किसे कहते हैं, मध्य पाषाण काल किसे कहते हैं और पूरा पाषाण काल किसे कहते हैं। ईसा मसीह के जन्म से हम लोग डेट की शुरुआत मानते हैं। तो ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले, ईसा मसीह के जन्म से 10,000 साल पहले तक के काल को नवपाषाण काल कहा गया है, नवपाषाण काल। उसके बाद है मध्य पाषाण काल। अब 10,000 साल पहले से लेकर 12,000 साल पहले तक को मध्य पाषाण काल कहा गया है। इंग्लिश में इसे मेसोलिथ कहते हैं। और इसी काल में 12,000 साल पहले बसने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई थी। मतलब लोगों ने घर बनाना शुरू कर दिया था, अनाज उगाना शुरू कर दिया था, मतलब एक तरह से वो एक जगह पे रहने लगे थे। पूरा पाषाण काल 12,000 साल पहले से लेकर 20 लाख साल पहले तक के काल को पूरा पाषाण काल कहते हैं। इसे पूरा पाषाण काल क्यों कहते हैं, ये जो वर्ड बना है इसे पूरा है, पूरा प्लस पाषाण। पूरा मतलब प्राचीन और पाषाण मतलब पत्थर। इस काल में पत्थर का ज़्यादा महत्व था। इसे पत्थर से औजार भी बनाए गए थे, मतलब हर चीज़ में पत्थर का उपयोग किया गया था, इसीलिए इसको पूरा पाषाण काल कहते हैं। पूरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा है। पहला आरंभिक पूरा पाषाण काल, दूसरा मध्य पूरा पाषाण काल, उत्तर पूरा पाषाण काल। इन तीनों को हम अगले चैप्टर में समझेंगे। बदलती जलवायु, लगभग 12,000 साल पहले दुनिया की जलवायु में बदलाव आया। इससे क्या हुआ, गर्मी बढ़ने लगी और इसके फलस्वरूप क्या हुआ, कहीं पर बहुत सारे क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ पे घास के मैदान बनने लगे। घास के मैदान बनने से क्या हुआ, जो जानवर घास खाकर जिंदा रहते थे उनकी संख्या बढ़ने लगी। जैसे हिरन, बरसिंगा, भेड़, बकरी, गाय, इन सब की संख्या बढ़ने लगी। तो इनकी जब संख्या बढ़ने लगी तो इनका शिकार करने के लिए भी लोग इसके पीछे आने लगे। इनके खाने पीने की आदतों को समझने लगे, इनके प्रजनन को समय को समझने लगे और साथ साथ इसे पकड़ के अपनी ज़रूरत के हिसाब से पालने के लिए सोचने भी लगे। और इसी समय भी मछली का भी भोजन एक महत्वपूर्ण स्रोत बन गया था। खेती और पशुपालन की प्रक्रिया, साथ साथ इस समय क्या हुआ था, खेती और पशुपालन की प्रक्रिया की भी शुरुआत हो गई थी। लोग इलाकों में गेहूँ, जौ, धान जैसे अनाजों को उपजाने लगे थे। इसके साथ साथ वो कृषक बन गए थे और उन्होंने क्या किया था कि अपने पास चारा रख के जंगली जानवरों को पालतू बनाना शुरू कर दिया था। तो कुत्ता पहला जंगली जानवर था जिसे लोगों ने पालतू बनाया। तो बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मानव ने किस जानवर को पालतू बनाया, तो उसका आंसर होगा कुत्ता को सबसे पहले पालतू बनाया। उसके साथ लोगों ने भेड़, बकरी, गाय, सुअर सबको पालतू बनाना शुरू किया और इस तरह लोग कृषक के साथ साथ एक पशुपालक भी बन गए। अब है बसने की प्रक्रिया। जब लोगों ने पौधा उगाना सीख लिया, जानवरों की देखभाल करना सीख लिया, मतलब उसको पालतू बनाना सीख लिया, तो इस प्रक्रिया को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। मतलब लोगों ने बसना शुरू कर दिया था, रहना शुरू कर दिया था। ये अक्सर क्या करते थे, जानवरों को पालतू बनाते थे और वो ऐसे जानवरों को चूज करते थे जो कि कम बीमार हो और वो ऐसे पौधे लगाते थे जिनके दाने बड़े हो। और इसके साथ साथ लगभग 12,000 साल पहले ही ये प्रक्रिया, मतलब बसने की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई। तो क्वेश्चन आता है कि मानव में बसने की प्रक्रिया की शुरुआत क्या हुई थी, तो लगभग 12,000 साल पहले बसने की शुरुआत हो गई थी। एक नवीन जीवन शैली, जब लोग पौधे लगाने लगे, उन्हें लंबे समय तक एक जगह पर रहना पड़ता था। पौधे के कटाई के बाद जब अनाज होता था
तो उसके बीज और अनाज को बचा के रखने के लिए लोगों ने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाने शुरू कर दिए, और फिर टोकरियाँ बुननी शुरू कर दी, ज़मीन के नीचे गड्ढा खोदना शुरू कर दिया। इस तरह से उन्होंने अनाज और बीज का भंडारण करना शुरू कर दिया था। जानवर चलते फिरते खाद्य भंडार। जानवर को चलते फिरते खाद्य भंडार इसलिए कहा गया है क्योंकि जानवर बच्चे देते हैं, उनकी संख्या बढ़ती है और साथ ही उनसे दूध भी प्राप्त होता है, जो कि भोजन का एक अच्छा स्रोत है। और सिर्फ दूध ही नहीं, उससे हमें मांस भी मिलता है, इसीलिए जानवर को चलता फिरता खाद्य भंडार कहा गया है। या फिर सिंपल शब्दों में बोलें तो पशुपालन भोजन के भंडारण का एक अच्छा तरीका है। अस्थायी जीवन की ओर। पुरातत्वविदों को कुछ पुरास्थलों पर झोपड़ियों और घरों के निशान मिले हैं, जैसे कि बुर्ज होम वर्तमान कश्मीर में। वर्तमान कश्मीर में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसे कि गर्तवास कहा जाता था। उसमें उतरने के लिए उन्होंने सीढ़ियाँ भी बना रखी थी। ऐसा माना जाता है कि ठंड के मौसम में उसको सुरक्षा मिलती होगी, इसीलिए उन्होंने गड्ढे के नीचे घर बनाया होगा। और उनके साथ साथ पुरातत्वविदों को झोपड़ी के अंदर और बाहर दोनों जगह पे आग जलाने की जगह भी मिला है। ऐसा इन सब चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि लोग मौसम के हिसाब से घर के अंदर या बाहर खाना बनाते थे। बहुत सारा जगह पे पत्थर और औजार भी मिला है। बहुत सारा ऐसा भी उपकरण मिला है जो कि पूरा पाषाण युगीन उपकरण से अलग है, इसीलिए उसको क्या बोला, नवपाषाण युग का माना गया है। इनमें से वो औजार भी हैं जिनकी धार और अधिक पैना करने के लिए उस पर पॉलिश भी चढ़ाई जाती थी। उखली और मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों साल बाद भी ओखली और मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। आज भी देखते हैं कि पूरा अभी घरों में उखली और मूसल आसानी से मिल जाएगा। इसी तरह प्राचीन प्रस्तर युगीन औजारों का निर्माण और प्रयोग लगातार होता रहा है। कुछ औजार हड्डियों से भी उस समय बनाए जाते थे। नवपाषाण युग के पुरास्थलों से कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन मिले हैं। वहाँ पर बहुत तरह के मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं नवपाषाण युग के। और कभी कभी इन पर अलंकरण भी किया जाता है। अलंकरण मतलब इस पर कोई फोटो बना दिया या कुछ लिख दिया। उस समय बर्तन का प्रयोग चीज़ों को रखने के लिए किया जाता था। और फिर धीरे धीरे लोग बर्तन का प्रयोग खाना बनाने के लिए भी करने लगे। चावल, गेहूँ, दलहन और ये सब लोग ये अपने खाने के रूप में यूज करते थे। इसके साथ साथ अब लोग वो कपड़े भी बुनने लगे थे, और इसके लिए कपास जैसे पौधे उगाए जाते। कपड़ा बनाने के लिए वो कपास का पौधा भी उगाते थे। दूसरा है सूक्ष्म निरीक्षण, मेहरगढ़ में जीवन मृत्यु। एक मेहरगढ़ ढूंढने के लिए बोल रहा है मैप में। तो ये मेहरगढ़ जो है ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोरलन दर्रों के पास एक हरा भरा समतल स्थान है। तो ये पता चल जाएगा मेहरगढ़ ईरान जाने वाले रास्ते के बीच में है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहाँ के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले गेहूँ, जौ और भेड़ बकरी पालना सीखा था। मतलब मेहरगढ़ ही वही पहला स्थान है जहाँ पे लोगों ने सबसे पहले मतलब गेहूँ जौ उगाना शुरू किया था और भेड़ बकरी को पालतू बनाना सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियाँ मिली है। यहाँ बहुत सारे हड्डियाँ भी मिली है। इसमें से मेनली हिरन और जंगली सुअर जानवरों के हैं। भेड़ और बकरी के भी हड्डी हैं। मेहरगढ़ में इसके अलावा चकोर और आयताकार घर का भी अवशेष मिला है। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरे होते थे। हर घर में 4 या उससे ज़्यादा कमरा होता था, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम में आते थे, तो कुछ को मतलब कि जो अनाज था या बीज था उसको स्टोर करने के लिए वो काम में लाते थे। वहाँ की चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है कि मृत्यु के बाद सामान्यतः मृतकों के सगे संबंधी उसके प्रति सम्मान जताते थे। वो क्या करते थे, उसके सम्मान में जो मृत्यु के साथ जो भी उसका मतलब मृतक का कुछ सामान रख देते थे। उन लोगों का ऐसा मानना था कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसलिए मृतक का जो कुछ सामान होता था उसको रख दिया जाता था। तो मेहरगढ़ में ऐसा बहुत सारा कब्र मिला है जहाँ की मृतक के साथ बकरी को दफनाया गया था। इसमें ऐसा माना जाता है कि इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया हो। यहाँ पे एक फिगर दिया गया है, देखिए इस फिगर में एक आदमी दफनाया गया है, उसका कंकाल है, और बगल में ये बकरी का भी कंकाल है। तो ऐसा माना जाता है कि लोगों
को दफनाने के साथ उसका जो पसंद का चीज़ होता था उसको भी दफना दिया जाता था। ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अभी